आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम परीक्षा में जनरल अवेयरनेस, मैथ्स, रीजनिंग के सवालों के देने होंगे जवाब। जाने 15 दिसंबर से होने वाले एग्जाम का क्या होगा सिलेबस। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी 15 दिसंबर से एनटीपीसी के लिए भर्ती परीक्षा का आयोजन करेगा। इन पदों पर भर्ती के लिए मार्च 2019 के महीने में विज्ञापित की गई थी, जिसके बाद अब परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा की तारीख जारी होने के बाद बोर्ड जल्द ही एडमिट कार्ड भी जारी करेगा। 35,208 रिक्तियों पर होगी भर्ती। आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड जारी होते ही आवेदकों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर बोर्ड द्वारा मैसेज भेजा जाएगा। इसके अलावा रजिस्टर ईमेल एड्रेस पर एडमिट कार्ड जारी होने का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा के जरिए विभिन्न पदों जैसे कि गार्ड, ऑफिस क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क आदि के लिए 35,208 रिक्तियों को भरी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस। भर्ती प्रक्रिया में 2 स्टेज के कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी कि CBT 1 और CBT 2, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट शामिल है। उम्मीदवारों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित होना होगा। CBT को क्लियर करने वालों को फाइनल सिलेक्शन के लिए स्किल टेस्ट, DV और मेडिकल परीक्षा पास करनी होगी। आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा पैटर्न। क्वेश्चन पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे, जिनमें से एक सवाल 1 अंक का होगा। सामान्य विज्ञान यानी कि GS से 25 प्रश्न, गणित से 25 प्रश्न, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क के लिए 30 और सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स के 20 प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 90 मिनट की होगी और नकारात्मक अंकन होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक काटे जाएंगे। तनाव के बीच मुलाकात। सीमा विवाद के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की मीटिंग खत्म। 4 महीनों में दोनों नेताओं के बीच यह तीसरी बातचीत। लद्दाख में जारी तनाव के बीच मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक बैठक हुई। रात 8 बजे के बाद हुई मीटिंग में एस जयशंकर और चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बड़े तनाव को लेकर चर्चा हुई। हालांकि मीटिंग के बाद अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO में हिस्सा लेने के लिए दोनों देशों के विदेश मंत्री मॉस्को में हैं। इस मीटिंग में तीसरा देश रूस है और यहीं इस सालाना मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है। पिछले हफ्ते SCO देशों के रक्षा मंत्री भी यहाँ मौजूद थे। लद्दाख में चीन पर हावी भारत। फिंगर 4 की कई चोटियों पर अब भारतीय सेना का कब्जा। पोंगोंग लेक इलाके में पहले चीन हावी था। भारतीय सेना ने चीन पर सामरिक बढ़त हासिल करते हुए पेंगोंग त्सो लेक के पास स्थित फिंगर 4 की कई चोटियों पर कब्जा कर लिया है। भारत ने अगस्त के आखिर में ही ऊंचाई वाले इलाकों पर अपना कब्जा करने के लिए झील के दक्षिण से ऑपरेशन शुरू कर दिया था। पेंगोंग के उत्तरी इलाकों में स्थित फिंगर 4 से फिंगर 8 तक चीन के सैनिक कई चोटियों पर मौजूद हैं। पहले यहाँ चीन हावी था, पर अब फिंगर 4 की ऊंचाई वाली आम चोटियों पर भारतीय सेना का कब्जा है। साक्षर भारत। देश के 57 लाख गैर साक्षर लोगों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान चलाएगी सरकार। योजना के जरिए 2030 तक संपूर्ण साक्षरता हासिल करना है मकसद। साल 2030 तक देश की संपूर्ण साक्षरता के लक्ष्य को पूरा करने के लिए सरकार पढ़ना लिखना अभियान नाम की एक नई योजना शुरू करने जा रही है। इस बारे में केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार का पढ़ना लिखना अभियान 2030 तक कुल साक्षरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक बड़ा कदम साबित होगा। NEP 2020 स्कूल में नई शिक्षा नीति के अमल पर PM मोदी आज देश भर के शिक्षकों से बात करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए स्कूली शिक्षा में होने वाले बदलावों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश भर के शिक्षकों को संबोधित करेंगे।
शिक्षा मंत्रालय ने स्कूलों तक शिक्षा नीति को पहुंचाने के लिए 2 दिन का एक सम्मेलन आयोजित कर रखा है, जो गुरुवार से शुरू हुआ है, जिसमें देश भर के शिक्षक और प्रधानाचार्य वर्चुअल जुड़कर अपनी बात रखी। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल और सभी जिम्मेदार लोगों तक इसे पहुंचाने के लिए शिक्षा पर्व का आयोजन कर रखा है। यह पर्व 8 से 25 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान नीति को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा वर्चुअल सम्मेलन और वेबिनार आयोजित किए जाने हैं। इसके लिए सभी शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों को जिम्मा भी सौंपा गया है। अब लंबे समय तक नहीं लटकेंगी भ्रष्टाचार मामलों की फाइलें। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने लिए बड़े फैसले। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने में की जाने वाली देरी से केंद्रीय सतर्कता आयोग परेशान है। फाइलें लंबे समय तक न लटकें, इसके लिए आयोग ने ऐसी शिकायतों का निपटारा करने के लिए समय सीमा निर्धारित करने के समेत कई अन्य व्यवस्थागत बदलाव करने का फैसला किया है। इस क्रम में अधूरे संदर्भों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए आयोग अब बार-बार सीबीओ को रिमाइंडर्स नहीं भेजेगा। सभी सीबीओ और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को गुरुवार को जारी आदेश के मुताबिक आयोग ने कार्रवाई का ऐसा तरीका तय किया है जिसका लंबित शिकायतों या संदर्भों को अंतिम रूप देने और सलाह देने में पालन किया जाएगा। सीबीसी के मुताबिक अतिरिक्त जानकारियों या स्पष्टीकरणों के लिए काफी समय से लंबित ऐसे सभी मामलों या शिकायतों की संबंधित अतिरिक्त सचिव की देखरेख 30 सितंबर 2020 तक आयोग में आंतरिक रूप से समीक्षा की जाएगी। अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए संबंधित शाखा अधिकारी द्वारा विभाग या संगठन के सीबीओ को सिर्फ एक रिमाइंडर भेजा जाएगा, जिसका उन्हें एक निश्चित तिथि अधिकतम 15 दिन तक जवाब देना होगा। अगर कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ तो संबंधित अतिरिक्त सचिव और सीबीसी विभाग या संगठन के सीबीओ की बात करेंगे और 7 दिनों यानी कि तारीख निर्धारित करते हुए में जवाब भेजने के लिए कहेंगे। अगर फिर भी जवाब नहीं मिला तो 1 हफ्ते में सीबीओ के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए तारीख तय की जाएगी और सचिव या अतिरिक्त सचिव या शाखा अधिकारी जवाब हासिल करेंगे। जवाब नहीं मिलने की सूरत में उचित कार्रवाई के लिए फाइल आयोग को सौंप दी जाएगी। आईसीसी लगा सकता है साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड पर पाबंदी। सरकार ने सीएसए को किया निलंबित। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड मुश्किल में घिरती नजर आ रही है। अंदर की कलह की वजह से गुरुवार को सरकार ने मामले में दखल दिया। साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को सरकार ने निलंबित करते हुए इसे अपनी अधीन में करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका की ओलंपिक समिति ने देश की क्रिकेट को अपनी अधीन कर लिया है। लंबे समय से चले आ रहे विवाद के बाद साउथ अफ्रीका क्रिकेट को लेकर वहां की सरकार ने एक कड़ा कदम उठाते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने देश की क्रिकेट संस्था क्रिकेट साउथ अफ्रीका को निलंबित करने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद यह भी तय कर दिया गया कि अब यह बोर्ड स्वतंत्र नहीं है बल्कि पूरी तरह से सरकार के अधीन पर काम करेगी। अंग्रेजी क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज़ के मुताबिक साउथ अफ्रीका के खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति ने क्रिकेट साउथ अफ्रीका को एक खत लिखाकर इस बात की जानकारी दी। जो खत लिखा गया है जिसमें सीएसए बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों से बोर्ड के प्रशासनिक कार्यों से खुद को अलग करने के लिए कहा गया। जंगल की आग बेकाबू। पश्चिमी अमेरिका के जंगलों में आग से अब तक 7 की मौत, 14,000 फायर फाइटर्स और 60 हेलीकॉप्टर्स से काबू पाने की कोशिश अब तक नाकाम। अमेरिका के पश्चिमी हिस्से में जंगल की आग बेहद खतरनाक हो गई है। एक बच्चे समेत 7 लोगों की मौत हो चुकी है। ओरेगन और कैलिफोर्निया में इसका असर ज्यादा है। ओरेगन में कार से सफर कर रहे 2 लोग इसकी चपेट में आ गए। तेज हवा के कारण आग उन तक इतनी तेजी से पहुंची कि उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिल सका। ओरेगन में कम्युनिकेशन नेटवर्क पूरी तरह ठप हो चुका है। गवर्नर केट ब्राउन ने कहा कि इस राज्य के इतिहास में अब तक इतनी भीषण आग नहीं लगी। आसमान का रंग सुर्ख हो चुका। राम मंदिर निर्माण की तैयारियों के बीच फर्जीवाड़ा। ट्रस्ट के खाते से 60 लाख की ठगी। चेक का क्लोन बनाकर 2 बार निकाले गए पैसे। तीसरी बार 9 लाख का चेक लगाने पर जालसाजी का पता चला। अयोध्या में बनने वाले श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते में ठगों ने क्लोन चेक के जरिए 6 लाख रुपए निकाल लिए।
जब तीसरे क्लोन चेक से रकम निकालने की कोशिश की जा रही थी तब वेरिफिकेशन के दौरान फर्जीवाड़ा पकड़ में आया। ट्रस्ट ने अयोध्या में एफआईआर दर्ज कराई है और इस मामले में साइबर सेल की भी मदद ली जाएगी। अगर कंगना ने साबित किया कि ढांचा कानूनन वैध था तो बीएमसी को करना पड़ सकता है ऑफिस का पुनर्निर्माण। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि बीएमसी को अभिनेत्री कंगना रनौत की पाली हिल ऑफिस के ढाए गए हिस्सों का पुनर्निर्माण करना पड़ सकता है। अगर उन्होंने अदालत में साबित कर दिया कि निर्माण अधिकृत था। उनका यह भी कहना है कि 30 सितंबर तक इमारतों को ढाए जाने पर रोक का हाईकोर्ट का आदेश कंगना के ऑफिस पर लागू नहीं है। आपराधिक मामलों के वरिष्ठ वकील दिनेश तिवारी का कहना है कि अगर ढाने की कार्रवाई अवैध पाई गई तो पुनर्निर्माण के साथ साथ बीएमसी को हर्जाना भी देना पड़ सकता है। यह राजनीतिक बदले की कार्रवाई है। संपत्ति मामले के वरिष्ठ वकील विनोद संपत ने भी इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए कहा कि बीएमसी को एक समान नीति अपनानी चाहिए। ऐसा कई बार होता है जब नोटिस जारी किए जाते हैं और वर्षों तक वे उस पर सोते रहते हैं। कोई भी यह नहीं समझ पाया कि इस मामले में इतनी तेजी क्यों दिखाई गई। ऐसा लगता है कि यह कार्रवाई राजनीतिक दबाव में की गई है। और संपत ने यह भी स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट का 30 सितंबर तक विध्वंस पर रोक का आदेश सिर्फ उन मामलों पर लागू है जिन पर पूर्व में रोक का आदेश जारी किया जा चुका है। बीएमसी नोटिस जारी होने के बाद कंगना रनौत ने अदालत का आदेश हासिल नहीं किया था। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.